Good morning, everyone who are watching this video here. And I'm Sanjay Kumar Pandey, working in the capacity of lecturer in English. And today we will learn the chapter in English from the syllabus of class 12th UP Board, A Girl with a Basket by William C. Douglas. Today, through this chapter, we will come to know that what kind of perception the world have about us, and how we Indians, even in the tough times, even in our hard times, how can we maintain our dignity, our graciousness, our attitude, and that all, whatever are the symbols of a great human being. And this example has not quoted here by a great person, but I think in this chapter, that is a 9-year-old girl who put this example before a foreigner, and that was William C. Douglas. William C. Douglas was a judge in Supreme Court of United States of America. He traveled widely in different parts of the world, but he liked to travel in Asia. And when he visited India, during that he met a girl of just 9-year-old, and he was so impressed that he described this meeting with the girl before Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Then we are going to study this chapter, and I am going to give an idea about this. आइए हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, इस पाठ में इसका सारांश क्या है, इसके बारे में तो आपको समझने में आसानी होगी। इस पाठ में विलियम सी डगलस, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जज थे, और 1950 में वो भारत आए, और उन्होंने भारत में दिल्ली में बैठकर, किसी ऑफिस में बैठकर किसी ऑफिसर से भारत का हालचाल नहीं जाना। उन्होंने यह हालचाल आम आदमी के मुंह से जानना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की। उसी में से एक यात्रा का वर्णन है जिसमें वो ट्रेन से दिल्ली से बरेली जा रहे हैं, और उसके बाद कार से वो रानीखेत जाएंगे। और इस यात्रा में, ट्रेन की यात्रा में, उनको एक स्टेशन पर बच्चों का एक झुंड घेर लेता है, और वो बच्चे चूंकि उस समय बहुत गरीब थे, भारत पाकिस्तान का बंटवारा था, बहुत सारे शरणार्थी लोग आए हुए थे, उनके बच्चे थे जो बहुत गरीब थे, वो बेचकर अपने माता पिता की कुछ मदद करना चाहते थे। तो जो बड़े बड़े बच्चे थे वो दौड़कर अपने जो डलिया बेच रहे थे, पंखे बेच रहे थे, वो दौड़ के जो भी दिखाई पड़ता था उनको ग्राहक उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे। तो बड़े बड़े बच्चे और अपनी डलिया को ऊपर उठा लेते थे, तो उसमें से उन्हीं जो खरीदने वाला होता था वो उन्हीं बच्चों को, बड़े बच्चों की डलिया या पंखे या जो भी सामान वो बेचते थे वो खरीद लेते थे। इसमें एक छोटी बच्ची थी 9 साल की, जो भी अपना डलिया बेचने गई थी, लेकिन वो बच्ची छोटी थी और वो बच्ची अपना जो सामान था वो ग्राहक जो खरीदने वाला था उस तक नहीं पहुंचा पाती थी। तो सारे बच्चों ने अपना सामान, जैसे उसने कई बच्चों से सामान लिया, और वो जब बच्चे बहुत खुश हो गए, उनका सामान बिक गया, तो वो भाग गए। उस समय एक लड़की जिसकी आंखों में आंसू थे और एक व्यवस्था थी कि देखो मैं अपना ये सामान नहीं बेच पाई और अपने माता पिता की मदद नहीं कर पाई, उसने
जब उसने देखा अब 2 ही लोग बचे, राइटर और वो गर्ल, तो राइटर ने जब उसकी तरफ देखा तो उसको थोड़ा सा दुख हुआ, उसको दया आई। तो उसने सोचा इस बच्चे की मदद हम सामान खरीद के तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ पैसे देकर, कुछ चैरिटी करके इसकी मदद कर दें, जिससे इस बच्चे की चेहरे पर कुछ मुस्कान आ जाए। ये सोचते हुए उन्होंने 30 सेंट जो पैसे थे वो निकाले और उसकी डलिया में रख दिए। इसके बाद जो लेखक की आशा थी कि वो बच्ची बड़ी खुश हो जाएगी कि उसको बिना कुछ दिए हुए पैसे मिल गए, लेकिन उस बच्चे ने अपना सिर ऊपर उठाया। उस बच्चे ने अपना सिर नहीं उठाया, पूरे हिंदुस्तान ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसने उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया, और वो पैसे उसको लौटा दिए। यह देखकर वो जो लेखक विलियम सी डगलस महोदय हतप्रभ रह गए कि भारत में लोग जहाँ गरीबी से मर रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, तमाम सारी मुश्किलों को झेल रहे हैं, लेकिन अपना आत्मसम्मान, अपना जो उनका एक मनुष्य होने का जो एहसास है वो एक बड़े व्यक्ति में नहीं, छोटे बच्चे में भी है। और उसकी उठी हुई नज़रों को देखकर राइटर को अपनी गलती तुरंत एहसास हो गई कि मैंने इस बच्चे को जो उसके साथ व्यवहार किया है वो अमानवीय है, और उसने अपने सिक्के तुरंत वापस ले लिए और उसके बाद उसको वो डलिया खरीदनी पड़ी। और ये बात उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बताई कि भारत के लोगों में चाहे वो कहीं भी हों, चाहे बड़े पद पर बैठे हों, चाहे छोटे पद पर बैठे हों, चाहे कहीं भी हों, उनमें भले ही वो पढ़े लिखे ना हों, लेकिन किताबी ज्ञान ना हो, लेकिन वो मनुष्य में सभ्यता और गरिमा का जो ज्ञान है और जो अभिमान है वो उसमें है, सभी में निहित है। आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ें, इस पाठ की यात्रा करें और जानें कि ये घटना जो बताई गई है ये कितनी हमारे लिए पढ़ने में आनंददायक होगी और एक शिक्षाप्रद होगी कि हम लोगों को भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा प्रत्येक दशा में करनी चाहिए। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके जो कठिन शब्द हैं कोशिश करेंगे कि उनकी व्याख्या कर सकें, क्योंकि अर्थ भी लेना है, भावार्थ भी लेना है। कि जैसा आपको पता है कि पाठ को पढ़कर आपको इसके आधारित प्रश्नों के उत्तर भी देने होते हैं, और बोर्ड परीक्षा में जैसा कि आपको पता है कि एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम पहला जो पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे। आई हैड लेफ्ट New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the base stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. शब्द इंग्लिश में बड़ा हो या वाक्य बड़ा हो या भाषा में, आप उसको कभी पूरा पढ़ने की कोशिश मत करिए। उसको टुकड़ों में पढ़िए और टुकड़ों में पढ़ने के बाद उसके अर्थ को जोड़ दीजिए, तो आपको पढ़ने में भी सुविधा होगी और समझने में भी सुविधा होगी। इसी प्रकार से जो पहला वाक्य है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयस, मैं दिल्ली से हिमालय की ओर चल पड़ा। ये तो आप जानते ही होंगे, कक्षा 11 तक आप पढ़कर आए हैं, अंग्रेजी पढ़ी है कि आपको जब कोई वाक्य हम पढ़ते हैं, अब आइए आपका इसका शब्द से अर्थ लेते हैं, शब्द और भाव में कितना अंतर है यह जानने का भी प्रयास करते हैं। आई माने मैं, हेड माने था, न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली, फॉर माने लिए, द हिमालयास। अब इसका अगर अर्थ लिया जाए तो मैंने हिमालय के लिए दिल्ली को छोड़ा, तो जो अर्थ है और भाव क्या रहा है, मैं दिल्ली से हिमालय के लिए निकल पड़ा या चल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, मुझको बरेली तक ट्रेन से जाना था और उसके बाद कार से रानीखेत जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000 फुट रिज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास। वाक्य थोड़ा बड़ा है, हम 2 हिस्सों में इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे।
आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन, पहले बता चुका हूँ कि जहाँ तक मुझे बरेली तक ट्रेन से जाना था और उसके बाद कार से रानीखेत जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एन ओल्ड माने एक पुरानी, ब्रिटिश आर्मी माने अंग्रेजी सेना, हिल स्टेशन, हिल स्टेशन आप जानते हैं, यहाँ एक प्रकार से हिल स्टेशन यानी कि पहाड़ी पर जो स्थान है, यानी कि छावनी यहाँ पर उसके लिए। लोकेटेड ऑन 6000 फुट, जो कि स्थित कहाँ है, 6000 फीट की ऊंचाई पर। रिज माने चोटी, अपोजिट माने सामने, वैसे अपोजिट माने होता है विरोधी, विलोम, रात का दिन, लेकिन यहाँ है सामने। अपोजिट का एक बात जान लीजिए कि जो वाक्य होता है उसमें जो शब्द है, शब्द का अपना अर्थ वाक्य में पढ़ने के बाद स्पष्ट होता है। अब अपोजिट माने किसी से पूछिए तो क्या कहेंगे कि वो हम विरोधी है, मतलब रात का दिन है। और अगर आपके सामने भी कोई खड़ा है, कोई सामने, ही इज वर्किंग अपोजिट टू मी, हिज हाउस, तो इस तरह से मतलब यहाँ पर अपोजिट का मतलब सामने है। तो आप देखिए 120 मील लंबे, 120 मील लंबे क्षेत्र में फैले हुए और बर्फ से ढकी हुई चोटियों के सामने 6000 फुट की ऊंचाई पर एक पुरानी ब्रिटिश सेना की छावनी स्थित है थी। मैं इस वाक्य को फिर से पढ़ लेता हूं। देखिए कहाँ शुरू होता है, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, एक पुरानी अंग्रेजी सेना की छावनी जो कि 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। वह छावनी 120 मील लंबे विस्तृत क्षेत्र में फैले हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों के सामने स्थित है। द ट्रेन वॉज स्लो, जो गाड़ी है वो धीमी रफ्तार से चल रही है। अब इसका अर्थ यह होगा कि ट्रेन वॉज स्लो, गाड़ी धीमी थी। आप कह सकते हैं कि रेलगाड़ी धीमे धीमे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द बे स्टेशंस, और रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशन पर यह रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर, हर ठहराव पर, हर विराम पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। अब आप सोचेंगे कि यहाँ ओपन लिखा है तो स्वंग की क्या जरूरत है। अगर वो कह सकता था कि आई ओपन द डोर, तो स्वंग का मतलब क्या है, जब कोई चीज एक तरह स्थित हो और वो खुलने पर झूल कर जाती हो, स्वंग माने झूल कर। तो आपने ट्रेन का दरवाजा देखा होगा, ट्रेन के दरवाजे को जब आप खोलते हैं तो क्या होता है, वो झूल कर एकदम एक तरफ खुल जाता है या बंद हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर स्वंग का इस्तेमाल हुआ है। एंड आई वॉक द प्लेटफॉर्म, और फिर मैं अपने डिब्बे का दरवाजा खोलकर स्टेशन पर टहलता था। और स्टेशन पर टहलकर क्या देखता था, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, प्लेटफॉर्म पर लोग भरे पड़े थे। अब पैक माने होता भरा हुआ, लोग नहीं कहते पैकिंग, पैकिंग माने फुल, ये चीज इससे पैक्ड है, फुल है। किन लोगों से भरे पड़े थे, सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स माने सेना, सैनिक, मर्चेंट्स व्यापारियों से, प्रीस्ट्स पुजारियों से, बेगर्स भिखारियों से, हॉकर्स फेरी वालों से। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट, ऑलमोस्ट माने लगभग हर आदमी नंगे पांव था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सफेद ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए थे। तो जो पहनने वाली धोती थी उसके लिए कहा गया है, क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति, जो सामाजिक परिवेश, जो वेशभूषा जहाँ का व्यक्ति होता है, तो दूसरे जब देश की यात्रा करता है तो वह उसको उस रूप में तो व्याख्या कर सकता है, हो सकता है कि उसकी जो शब्दावली है वो उसके अकॉर्डिंग ना हो। तो इसीलिए लेखक ने यहाँ पर कहा है कि वहाँ पर सभी लोग ढीले ढाले सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने हुए था, तो यहाँ पर धोती कुर्ते से इसका आशय लिया गया है। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं लगभग जब 3 लोगों से बात करता था, बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब कहीं जाकर हमको एक अंग्रेजी में बात करने वाला आदमी मिल पाता था। वी वुड टॉक अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स, हम लोग दुनिया भर के बारे में बातें करते थे। वर्ल्ड अफेयर्स माने वैश्विक मामलों में, जो विश्व से संबंधी मामले हैं। एंड एवरी मेजर टॉपिक
द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस हर बात, हर मामले के बारे में जो उस दिन समाचार पत्रों में होती थी, हम लोग उसके बारे में बात करते थे। इन दिस वे, इस तरह से आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैं जानने का प्रयास करता, फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, कि जो देश की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट, और इस तरह से मैं यह जांच भी रहा था कि जो सरकारी ऑफिशियल एटीट्यूड्स, जो सरकारी आंकड़े हैं, जो सरकारी सूचनाएं हैं और जो सरकारी विवरण हैं, उनसे ये किस तरह मेल खाते हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट, यह रास्ता, ले माने गुजरता था, थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट, ये रास्ता दिल्ली से बरेली और उसके बाद रानीखेत का। तो इसमें दिल्ली से बरेली का कहा है क्योंकि जो ट्रेन है वो दिल्ली से बरेली आ रही है। ये रास्ता जो है वो इंडियाज रिचेस्ट, भारत के संपन्नतम कृषि क्षेत्रों में से होकर गुजरता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा का ऊपरी मैदान था। ये गंगा का ऊपरी मैदान है क्योंकि आपको पता है हिमालय से गंगा निकलती है, तो जो हिमालय से गंगा जी आगे आती हैं तो उसके बाद ये जो पार्ट है वो अपर गंगा यानी कि ऊपरी मैदान है, और उसके बाद जैसे जैसे नीचे आगे की ओर बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे निचले की मैदान की ओर बढ़ती जाती हैं। 1000 फीट अबव सी लेवल, समुद्र स्तर से, समुद्र के लेवल से 1000 फीट ऊंचा है, बट ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिकल का मतलब अगर हम सीधा कहें तो ट्रॉपिकल का मतलब गर्म से है कि वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है, पड़ने वाला क्षेत्र है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ने वाला क्षेत्र है और इसीलिए इसके बीच में गर्मी पड़ती है। तो इसको कहा भी गया है द एरियाज ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। कुल मिलाकर आपको यह समझना है कि भौगोलिक शब्दावली है, लेकिन इसके द्वारा आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, और गंगा का पानी भूरे रेत में मिलकर कैसा हो गया था, भूरा हो गया था। यह स्वैलोन विद द फ्लड वाटर्स, जो बाढ़ के पानी से उमड़ रहा था। इट्स ओवरफ्लो, इसका जो बाढ़ का पानी है ओवरफ्लो है, इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, सैकड़ों एकड़ की फसल इससे नष्ट हो रही है। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, अब उत्तर की ओर क्या है, जंगल हैं, बड़े बड़े जंगल हैं। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड, और जहां पर आदमी से ऊंची घास है। एंड ब्रोकन एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और जहां यदा कदा कहीं पर पेड़ पाए जाते हैं। द होम ऑफ द टाइगर्स, और ये जो ऊंची घास है, आदमी से ऊंची घास है, ये घर है, किसका किसका घर है, टाइगर्स चीतों का, एलिफेंट्स हाथी का, पाइथन्स एंड कोबरास जहरीले सांपों का। एवरीवेयर एल्स देयर वाज ए फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन, अब जिधर भी नजर आपकी जाती है तो क्षितिज तक, होराइजन तक कहा है। क्षितिज का मतलब आपको जब पता ही है कि जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो जहां तक नजर जाती है धरती और आकाश तक बिल्कुल प्लेन समतल मैदान ही नजर आता है। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन यदा कदा यहाँ कहाँ यहाँ वहाँ सैक्रेड बनियाइन ट्री, पवित्र बरगद का पेड़, और कहीं कहीं पाकड़ के पेड़ों की कतारें भी पाई जाती हैं। शेप्ड लाइक एल्म्स, एक जंगली पेड़ होता है चिरावेल का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाया जाता है। उसका तना भी ऐंठा हुआ होता है, और ये जो बरगद और पाकर के पेड़ हैं इनके तने भी ऐंठे हुए थे। जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हैं तो जैसे आप ऐंठ दीजिए, आप देखिएगा इनका तना बिल्कुल इसी तरह से बना होता है। हॉट माने गर्म, ह्यूमिड माने उमस भरी। ह्यूमिड मीन्स वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ माने दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से गर्म और तर, अब गांव में तर्क कहते हैं। ह्यूमिड माने उमस भरी हवा चल रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज, अब बंदर
उसमें से भी जो कुछ बंदरियां थीं वो अपने बच्चे को पेट के नीचे चिपकाए हुए थीं एंड राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड। अगर आप कभी स्टेशन पर गए हो तो आसपास जो पेड़ होते हैं तो आप देखिए उनकी डालों से बंदर उसकी छत पर कूदकर और फिर स्टेशन पर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो यात्री होते हैं वो खाना लाते हैं और बैठकर वहीं खाना खाते हैं, तो उसी भोजन की खोज में ये बंदर भी चले आते थे। Song of the trees at the station looking for food. The villages we passed had balls made of mud mixed with the water and cow dung. जिन गांवों से हमने गुजरे वहां पर हमने देखा कि वहां की दीवारें, अब इन्होंने किसी से कहा मड माने कीचड़ होता है, लेकिन यहाँ मड का मतलब है मिट्टी। तो दीवारें किससे बनी हैं? मिट्टी से, गोबर से और पानी से। तो हम कह सकते हैं कि दीवारों की पुताई जो है वो गोबर से की गई होगी। तो लेखक ने यहाँ पर इसका उल्लेख किस तरह किया है? देयर पीक्ड रूफ वर थैच्ड, और उनके जो छत पे छप्पर पड़ा हुआ था। अब छप्पर की परिभाषा कैसे दिया है उन्होंने? बंडल्स ऑफ ग्रास। अब बंडल्स, ग्रास माने घास होती है कि घास के बंडल, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि जो झाऊ होती है या जो पतार होती है पाई जाती है, यानी कि आप एक प्रकार की घास होती है, उसके बंडल को बंबू पोल्स, बांस के खंभों के सहारे टिकाया जाता है और उसमें लकड़ी की एंड रैफ्टर्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, और जहां पर लकड़ी की बीम डाल दी जाती है, यानी कि जो पहले छप्पर डाला जाता है, फिर लकड़ी की बीम्स डाली जाती और फिर उनको बांस के पोल जो होते हैं उनसे सपोर्ट देकर रोका जाता है। द डे दैट डे, अब दैट डे क्यों कहा है? दैट माने वह, उस दिन, क्योंकि लेखक जिस दिन वहां से गुजर रहा है इसलिए कहा है दैट डे। द पंपकिन बाइन्स, कद्दू, अब पंपकिन माने लौकी भी होता है, कद्दू भी, तो लौकी और कद्दू की लताएं दैट ग्रीव ओवर, जो उन पर उगी हुई थी, किस पर? छप्पर पर या दीवालों पर। बर इन ब्लूम, वो क्या हो रहा थी? ब्लूम माने विकसित होना, वो विकसित हो रही थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब बॉल्स, अब ड्रैब माने होता है भद्दा, लेकिन यहाँ पर जो कि भूरे रंग की दीवारें हैं, तो जो भूरे रंग की भद्दी दीवारें हैं जो गोबर से पुती हुई हैं, उनके ऊपर कद्दू और लौकी की जो लताएं हैं वो क्या है? विकसित हो रही हैं या फल फूल रही हैं या खिल रही हैं। एट वन स्टेशन, ये पैराग्राफ बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हालांकि इसके पहले भी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, और मैं कहता हूं कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी पैराग्राफ चुन सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखने का प्रयास करें। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू पीपल वॉज इंटरप्टेड। माई रूटीन माने जो काम हम अक्सर करते हैं। चूंकि लेखक हर स्टेशन पर उतरता था, इसीलिए रूटीन माने जो लगातार जो क्रियाकलाप हम करते हैं, रूटीन ऑफ टॉकिंग। एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातचीत करने का क्रम यानी कि सिलसिला ऑफ द पीपल वाज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड माने होता है बाधित हुआ, इंटरप्टेड। एज सून एज, जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, आई अलाइटेड, मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, तो बहुत सारे बच्चों ने हमको घेर लिया। यंग चिल्ड्रन माने छोटे छोटे बच्चों ने हमको घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वो डलिया बेच रहे थे। हैंड बोबन, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट्स, सरकंडे की बनी हुई या कह सकते ईख से बनी हुई, वे सिंपल डिजाइन, जिनमें साधारण रेखांकन है और पैटर्न है। साधारण मतलब साधारण डिजाइन और पैटर्न की है, कोई बहुत विशेष नहीं है। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वो अपनी डलिया ऊपर उठाए हुए हैं। शाउटिंग वर्ड्स, और कुछ चिल्ला रहे हैं, मतलब उस अपनी कुछ आवाज़ भी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आई डिड नॉट नो, क्योंकि वो हिंदी जानते नहीं थे विलियम सी डगलस महोदय, इसलिए उन्होंने जाना ये जान कुछ चिल्ला रहे हैं। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर, लेकिन वो अपना जो संदेश है वो बिना किसी गलती के हम तक पहुंचा रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो चिल्ला के जब डलिया ऊपर उठा रहे हैं तो लेखक समझ गया कि ये डलिया बेचना चाहते हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे हैं।
व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्रीड मीन्स डिक्लेयर्ड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच का बंटवारे की घोषणा हुई, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, अब ये अमेरिकन सिस्टम है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, अगर हम कहते तो लाखों कहते, इंडियन में हम कहते लाखों, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड का मतलब हुआ सैकड़ों हजार, तो सैकड़ों हजार का मतलब लाख हो गया। अब पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, अब पुल्ड अप देयर रूट्स माने होता अपनी जड़ खोद लेना, लेकिन यहाँ पर होता अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया, यानी कि अपनी जो जड़ थी भाई, जो यहाँ पर लोगों के पास मकान थे, यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, अचल संपत्ति थी, वो भी सब अपनी जो भी वहाँ से ले सकते थे, वो वहाँ से अपनी जड़ें खोद कर, मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो वहाँ से लेकर, एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और उन्होंने अपना घर बदलने का सोचा। कहाँ पर? पहले भारत पाकिस्तान में रहते थे और अब अपना निवास वो भारत को बनाना चाहते थे। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा, एंड केम टू इंडिया, और भारत आए, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेजम, और वो धार्मिक उन्माद के फैलने के डर की वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे लोग पहले से ही गरीब थे। दे वर पुअर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रेक, अब ट्रेक का मतलब होता है सामान सहित यात्रा करना, और जब दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रेक, और इस यात्रा से वे जो गरीब थे वो उससे और ज़्यादा गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज ए बिट ऑफ फूड, अब कोई भी आदमी से अगर कहा जाए कि आपको यहाँ से जाना है, तो क्या अपना घर उठा के ले जाएगा? नहीं ले जाएगा, अपनी ज़मीन नहीं ले जाएगा। अब उसके साथ वो क्या ला सकता है? ए बिट ऑफ फूड, थोड़ा खाना, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ा सामान। सून दे वर आउट ऑफ फूड, बहुत जल्दी ही वे बिना अन्न दाने के भी हो गए। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ दिनों के बाद, जब उन्होंने यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों के बाद, ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगैन टू फॉल बाय द बे साइड, वे रास्ते में ही गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख के कारण जो कमजोरी हुई, उसके कारण रास्ते के किनारे ही गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और जहाँ गिरे वहीं मर गए। चूँकि चैप्टर बड़ा है, इसीलिए इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, और जो 2 पैराग्राफ जो हम लोगों ने पिछले पैराग्राफ पढ़े हैं, उनका एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखने का प्रयास करिए। पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आपको होमवर्क दिया जाए, और आप उस होमवर्क को पूरा करें, और होमवर्क को पूरा करके उसकी जांच की जाए, तभी पढ़ने का उद्देश्य पूरा होगा, अन्यथा इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए आपको मैं होमवर्क भी दे रहा हूं कि जो भी पैराग्राफ आपने पीछे पढ़े हैं, उसमें मैं आपको द प्लेटफॉर्म्स पर पैक्ड विद द पीपल से लेकर अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स एंड और एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, ये जो 2 पैराग्राफ हैं, यानी कि दूसरा पैराग्राफ और चौथा पैराग्राफ, इसका एक्सप्लेनेशन लिखने का प्रयास करिए, और आज ही इसको पोस्ट कीजिए, ताकि आपको अगले दिन अगले वीडियो में अगला पार्ट पढ़ाया जा सके। थैंक यू।